ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय जो है हमारा वो है मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा मार्च के अंतिम भाग में। देखिए, मीन राशि वालों के लिए इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति है समझने का प्रयास करें आप, तो कई ग्रह मार्च में परिवर्तन की स्थिति बना है। मंगल, शनि, शुक्र, बुध और साथ साथ राहु, सूर्य, ये सब परिवर्तन की स्थिति में गए हैं। और ये जो परिवर्तन की स्थिति बनी है, कई प्रकार से यदि विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप सब जानते हैं कि ये स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। ये स्थितियाँ बड़ी उठापटक वाली स्थिति दिखाई देती हैं। और ऐसे में यदि मार्च के अंतिम भाग में बात की जाए तो ग्रहण का योग भी बन रहा है। एक तो सूर्य और राहु की युति विशेषतः अनहोनी के योग बनाती है, वहीं मंगल और शनि की युति अशांति का वातावरण बनाती है, टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है। और ऐसे में ग्रहण का भी आ जाना, और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो आपके सम्मुख ही ग्रहण होने के योग बन रहे हैं। तो जिन जिन लोगों पर ऐसे में ग्रहण की छाया पड़ेगी, जिन जिन देशों में ग्रहण की छाया पड़े, जिन जिन क्षेत्रों में ग्रहण की छाया पड़ेगी, ऐसे योगों में वहाँ पर प्रलयंकारी योग बन सकते हैं, अशुभ के योग बन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के विस्फोट के योग बन सकते हैं। तो भारत में अच्छी बात यह है कि भारत में ग्रहण नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़ेगा, यूरोप में, अफ्रीका में, वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के योग, अमेरिका इत्यादि कनाडा इत्यादि क्षेत्र में कहीं ना कहीं विश्व के लिए अशांति का वातावरण ज़्यादा बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में यदि न्यूज़ आप देख रहे हैं तो बहुत सारे देशों ने इस वक्त अपना जो रुख रखा हुआ है, रशिया इत्यादि ने और यूक्रेन इत्यादि पर, विशेष तौर पर इस्लामिक देशों में, वहाँ पर कुछ चली रही है स्थिति खराब। तो ऐसे में आप समझ लें कि आपके लिए ग्रह मार्च के अंतिम भाग में किस प्रकार के योग बना रहे हैं, क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि ग्रहण आपकी राशि के सप्तम भाव में भी पड़ रहा है। तो आप समझें सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का योग आपके लिए कैसा रहेगा। 21 मार्च की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर उस दिन द्वादशी का योग है, बृहस्पतिवार का अवसर है, और चंद्रमा कर्क में जा रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो चंद्रमा आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं। आपके लोग बहुत सारी ईर्ष्या करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक दिन आपके लिए अनुकूल रहता दिखाई दे रहा है, प्रशस्त रहेगा, आगे बढ़ने के योग देगा। लेकिन बाकी ग्रह जो है ना, वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग दे रहे हैं। और इस वक्त यदि समझें बाकी ग्रहों की स्थिति, तो शनि महाराज शुक्र के मंगल के साथ योग बैठ के 12वें भाव में दे रहे हैं, और जिन जिन की आप सेवा करने का भाव करेंगे वही आप पर भारी पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, थोड़ा सा सीमित दायरे में अपनी सीमाओं को पहचानते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एग्रेसिवनेस पालिएगा, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा गुस्से में मत रहिएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ लग्न में चल रहे हैं और वो गुस्सा बढ़ा रहे हैं। बस वही गुस्सा सब कष्ट खराब कर सकता है, काम खराब कर सकता है। शांति के साथ काम करने का, परोपकार का काम, सेवा का काम ज़्यादा करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि की यदि 22 तारीख की हम बात करेंगे गणना के अनुसार से, तो 13 त्रयोदशी तिथि है, शुक्रवार का अवसर, शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर अवसर है ऐसे में। लेकिन चंद्रमा आपका खराब हो गया है। चंद्रमा आपके छठे भाव में जाकर एंजाइटी डिसऑर्डर दे सकता है, अन्य से स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, अन्य से शत्रु पक्ष को हैवी कर सकता है आप पर। थोड़ा सा उनके मर्दन के लिए काम कर लेना चाहिए। देव कृपा से शुक्रवार के दिन प्रदोष का योग बन रहा है, तो एक काम करें, थोड़ा तेल के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। देखिए, शत्रु मर्दन पर काम कृपा प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। सुंदर तरीके से ये उपाय करें, अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, 21 और 22 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बनेगा। तो जो लोग मूल ग्रह में उत्पन्न हुए हैं उनको मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये योग जीवन भर कष्ट देता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं होने देता है। यदि बाल्यकाल में मूल शांति नहीं कराई है तो अब करा लीजिए। 1000 मंत्र का जप होता है हर रोज़ करके भगवान शंकर के मंत्रों का, तो उससे मूल शांति सुंदर तरह से प्राप्त होने के योग बनते हैं। 27 दिन तक ये जप किया जाता है। 27 दिन बाद जब नक्षत्र घूम के आएगा, फिर इसके पूजा रूप से कर फिर करना चाहिए। कल्याण का योग बनता है, कष्ट दूर होते हैं। 23 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन त्रयोदशी 2 घड़ी के लिए विद्यमान रहेगी। यदि दिल्ली की बात करें तो शनिवार का अवसर रहेगा, और ऐसे में ग्रह थोड़े से भारी दिखाई देते हैं। धन लाभ के योग तो बनते दिखाई दे रहे हैं, आने और जावन के दोनों के योग बन रहे हैं। चंद्रमा थोड़े खर्चे बढ़ा रहा है, अन्य स्थिति के खर्चे बढ़ने के योग बनते हैं, लेकिन ग्रह स्थिति ऐसी है कि धन यदि आप लीकेज रोक पाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में शनि का उपाय अवश्य करें आप। शनिवार का दिन है, शनि जी का विशेष तौर पर पूजन करें, तेल का दान करें तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से एक काम और कर सकते हैं, ब्राह्मणों की सेवा कर सकते हैं।
और साथ साथ हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। ये सब उपाय कर कर आप शनि को अनुकूल करें, शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। 12वें भाव में मंगल के साथ शनि का योग चल रहा है, ग्रोथ तो देता है लेकिन धीरे 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 काम होने के योग बनते दिखाई देते हैं। 24 मार्च को चतुर्दशी का योग, रविवार का अवसर और कन्या राशि में चंद्रमा का जो पदार्पण होगा ये आपके लिए अनुकूल रहेगा। केतु के साथ चंद्रमा का योग सप्तम भाव में बनेगा। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, दोपहर को आपके मनोमस्तिष्क में परिवर्तन के योग बनेंगे, ये अच्छा रहेगा। सत्यनारायण व्रत करने का योग है, इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है। पूर्णिमा शाम को आने के कारण से इस दिन होलिका का दहन भी होगा, तो सत्यनारायण व्रत भी करें और भगवान का पूजन कथा भी करें, उनके नाम का जप करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का पाठ करें, शुभ होगा। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा, जो सुबह 9:55 से आरंभ होगी, करीब करीब रात को 11:17 तक रहेगी। तो भद्रा के अंत में ही होली जलाने का प्रयास करना चाहिए। ये दिन बड़ा विशेष है होलिका का दहन का। तो ऐसे में कहा जाता है कि यदि जीवन में कष्ट में हम बहुत सारे चल रहे होते हैं, हमको पता नहीं चलता कष्ट किस प्रकार से, कई कष्ट जो कष्ट हैं वो ग्रहजन्य होते हैं, लेकिन कई कष्ट जो होते हैं वो नज़र के भी दोष होते हैं। लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर देती है। तो ऐसे में हमें पता नहीं चलता है ग्रहों के कष्ट चल रहे हैं। तो यदि आपकी राशि के अनुसार से आप एक हल्दी की गांठ अपने सिर पे से वार कर अग्नि में प्रज्वलित कर दें, होलिका की अग्नि में, तो कहा जाता है कि पूरे वर्ष की जैसी भी कष्ट इत्यादि की नज़र है आपकी राशि के अनुसार से उपाय बता रहे हैं, अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा होलिका की महारात्रि के अवसर पर। लेकिन होली जलाइएगा रात्रि में करीब करीब 11:17 के बाद ही, क्योंकि उससे पहले भद्रा रहेगी, अन्यथा फिर दोष लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 25 मार्च का दिन पूर्णिमा का अवसर है और साथ साथ सोमवार का अवसर है, और ऐसे में उस दिन होलिका खिली जाती है। होली का विशेषतः पर धुलंडी का अवसर रहता है, और साथ साथ इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और आपकी राशि के सप्तम भाव में पड़ रहा है, आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। ऐसे में जो कहा जाता है ग्रहण का प्रभाव जो है, जो बाकी ग्रहों की युति के साथ चल रहा है, वो विशेष तौर पर विस्फोटक है, क्योंकि शनि मंगल का टकराव, सूर्य राहु की युति और फिर चंद्र ग्रहण, तो जिन जिन क्षेत्रों में ये दिखाई देगा वहाँ के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और उनके लिए बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हम बताएंगे एक अलग से वीडियो बनाकर कि कौन से उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन ऐसे में आप एक बात और समझ लीजिए, इस दिन चंद्रमा का जन्मदिवस भी है। फागुन की पूर्णिमा पर चंद्र जयंती मानी जाती है और शाम के समय अवश्य चंद्रमा का उपाय कर लेना चाहिए, चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। आमतौर पर लोग रंग खेल के आते हैं, फिर भूल जाते हैं, थके हारे होते हैं। तो ये जो चंद्रमा का जन्मदिवस है एक तरह से छुप के रह गया है। कहा जाता है अनुसुईया के गर्भ से विशेष तौर पर चंद्रमा का जन्म हुआ था उस दिन, इसलिए चंद्र जयंती मानी जाती है। तो ऐसे में शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उनको दूध का अर्घ्य दीजिए, उनका स्तवन कीजिए, गौ पूजन कीजिए। तो ये सब उपाय कर कर आप चंद्रमा को बहुत सुंदर तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर चंद्रमा आपके अनुकूल रहेंगे। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो चंद्रमा आपकी बुद्धि के स्वामी हैं और बड़े चंचल हैं, और बुद्धि की चंचलता, जड़ता को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर उपाय हमने आपको बताया है, अवश्य करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 27 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि, 26 मार्च की हम बात करें तो उस दिन चैत्र, 26 मार्च की हम बात कर रहे हैं, 26 मार्च के दिन चैत्र कृष्णा प्रतिपदा तिथि है, मंगलवार का अवसर है। वसंत प्रतिपदा इस तिथि को कहा जाता है। ग्रह गणना के अनुसार से यदि समझ ले तो चंद्रमा आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर ग्रह स्थिति योग बन रहे हैं, परिवर्तन का योग है, महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, और नई एनर्जी के साथ आप काम करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए अच्छा ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा, कि आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त सूर्य आपकी एग्रेसिवनेस को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। परोपकार, जितनी सेवा भाव से कार्य करेंगे वो अच्छा रहेगा। लोगों की सेवा करने का, सुबह सुबह अवश्य कुछ न कुछ दान पुण्य करने का प्रयास किया कीजिए। अभी आने वाले कुछ दिनों में तो आपका इसका प्रभाव खुद मिलेगा। तो सुबह सुबह प्रदोष आप यदि सुबह से पुण्य कार्य का कोई ना कोई अवश्य कीजिएगा। परोपकार, जिस गरीब जन सेवा कर दीजिए, गौ सेवा कर दीजिए, किसी गरीब की सेवा कर दीजिए, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इससे आपके मनोमस्तिष्क में पॉजिटिविटी रहेगी। सूर्य एग्रेसिव हैं इस वक्त, अशांत करते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको शांत करना सबसे ज़रूरी है। तो ये उपाय नोट कर लीजिए, अभी कुछ दिन लगातार ये उपाय आपको करने की ज़रूरत है, करते रहिएगा। एक बात का और ध्यान रखें, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस समय। ये बुध का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से यदि लग्न से निकलकर द्वितीय भाव में हो रहा है, ये द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ योग बनाएंगे 5 दिन के लिए ही, लेकिन अच्छा है क्योंकि बुध कमज़ोर स्थिति से निकलकर परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में जा रहे हैं, मेष राशि में जा रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा योग देंगे, बुध को शक्ति प्राप्त होगी, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको एक नया रास्ता बनता दिखाई देगा। बात कर लेते हैं 28 मार्च की, तृतीया तिथि है और साथ साथ बृहस्पतिवार का अवसर है। भद्रा का योग इस दिन विद्यमान रहेगा, जो करीब करीब सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को 7 बजे तक रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से बचना चाहिए। भगवान गणेश का स्तवन करें सुबह सुबह, क्योंकि गणेश चतुर्थी का योग बन रहा है इस दिन। तो गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें,
उनके नामों का स्तवन करें। सुमुखश्चै दंतश्चै कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशीतानि नामानि। ये मंत्र भगवान के गणेश के 12 नाम हैं। कहा जाता है कि इनका जप कर लेने से समस्त प्रकार के विघ्नों को दूर करने का योग बनता है। तो अवश्य इनका करना चाहिए जब आपके लिए परिवर्तन की स्थिति बनेगी। 24 मार्च को ग्रह जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ और चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में भाग्य में जाके बैठेगा और ये आपके लिए एक तरह से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा। धर्म में आस्था रहेगी, सज्जनता रहेगी, लेकिन आपकी सज्जनता से दुर्जन लोग थोड़े से नुकसान पहुंचाने के कार्य कर सकते हैं। तो इतना सज्जनता अवश्य रखिएगा, थोड़े अलर्ट रहिएगा, क्योंकि बुद्ध महाराज थोड़े से परिवर्तन की तरफ गए हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुर्जन जो हैं वो सज्जन को दबाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे बुद्ध चंद्रमा जो है थोड़े शीर्ण हैं, चंद्रमा को शक्ति देने की आवश्यकता है। दूध का दान करें, भगवान शंकर का दूध से अभिषेक करें, ये उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा। खीर का सेवन करें, गौ पूजन करें, ये बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए हैं। कुछ कर कर अपने ग्रहों को जो शीर्ण अवस्था है ठीक कर कर आप आनंद और सुख प्राप्त कर सकते हैं। 30 मार्च की यदि हम बात करें तो पंचमी का अवसर, शनिवार की तिथि और रंग पंचमी का योग। ऐसे में ग्रहों का आपकी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। चंद्रमा भाग्य में बैठकर लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं और लेकिन बाकी ग्रह जो हैं वो अशांत करते दिखाई दे रहे हैं। राहु महाराज लग्न में बैठे हैं और ऐसे में राहु सूर्य का योग जो है वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा नेगेटिव भाव उत्पन्न कर सकता है। चंद्रमा की क्षीणता भी है और भाग्य में बैठकर भी सज्जन लोग जो होते हैं ना, धर्मी लोग जो होते हैं वो थोड़े से दबे रहते हैं बहुत सारे अनचाही चीज़ों से, थोड़ी सी एंजाइटी डिसऑर्डर। आपकी तो मीन राशि है तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन ऑफ थॉट रहता है, करें ना करें, ऐसी स्थिति थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में कई बार नेगेटिव भाव उत्पन्न कर देती है। और चंद्रमा जब जब कमज़ोर होगा तो ये नेगेटिविटी थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा है कि हनुमान जी का पूजन करें। जब दुविधा हो तो हनुमान जी का पूजन कर लेना, देखिएगा सही रास्ता आपको प्राप्त होगा। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनका पूजन करें। और शनिवार का अवसर है तो शनि को भी ठीक करने में सुंदर योग बनेगा, इससे लाभ के योग बनेंगे। 31 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन सप्तमी षष्ठी तिथि है और साथ साथ रविवार का अवसर है। धनु में चंद्रमा का प्रवेश होगा, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा, लेकिन शाम के समय होगा। तो सुबह का समय जो है थोड़ा सा मेहनत का योग है। इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र आपकी राशि के निकलकर उच्च के होने जा रहे हैं। शुक्र का पदार्पण आपकी राशि में होने जा रहा है, 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ रहे हैं और ये लग्न में आकर आपकी राशि में आकर विशेष तौर पर आपकी राशि में बहुत परम प्रबल हो जाएंगे। लेकिन सूर्य के साथ चल रहे हैं तो उसमें उतनी शक्ति नहीं है। तो गौ पूजन करते, लगातार गौ पूजन इन दिनों जब तक रहें, चंद्रमा के सूर्य के साथ रहें, तो गौ पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा और इससे शुक्र को शक्ति प्राप्त होगी। चंद्रमा का परिवर्तन आपको आने वाले समय में सुख देने के योग बनाएगा। ये समस्त ग्रह योग जो है वो विशेष तौर पर उनकी गणनाओं को देखते हुए, ज्योतिष के अध्ययन को करते हुए पता चलता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन का योग लाते हैं वो ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ एसोसिएट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में आपके जीवन में अचानक कुछ घट जाता है। यदि ग्रह गणना को हम समझें सही रूप से तो आप समझें उसके अनुसार से हम बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास पहले से लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रह तो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन उपाय, मंत्र जप, अनेक चीज़ के कर्म हमारे अधीन है। कर्म तो हमारे, कहा गया ना, कर्मण्यवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार हमको और आपको बिल्कुल सही रूप से है। सही कर्म करेंगे तो आने वाली चीज़ों को बदल सकते हैं। ग्रह पूर्व अर्जित कर्मानुसार जो प्रभाव हमारे प्रारब्ध हमारे जीवन में आ रहा है उसको बदलने का योग इस जन्म में इस समय का कर्म बना सकता है। इसको सैद्धांतिक तौर पे समझने की आवश्यकता है। अब ज्योतिष का औचित्य कहाँ आता है? ज्योतिष का औचित्य वहाँ आता है कि हमको आभास तो हो कि हमारे प्रारब्ध में है क्या, हमने पूर्व अर्जित कर्म क्या किए हैं। तो ये चार्ट जो है जन्म पत्रिका आपके जन्म के अनुसार जो बनता है वो बताता है आपके जीवन में हमने कौन से कर्म किए हैं, उसका प्रभाव लेकर क्या निष्कर्ष हमारे जीवन में हमारे इस जन्म में हमको प्राप्त होने के योग है। जब जन्मपत्री बनाते वक्त दशा निकाली जाती है तो उसमें भुक्त भोग काल आता है कि कितना भोग चुके, कितना भोग बाकी है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इन्हीं ज्योतिष को वास्तविक तौर पर, ज्योतिष विद्या को वास्तविक रूप से समझते हुए, यहाँ तो हम आपकी राशि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, चाहे आपकी लग्न है चाहे राशि है, उनको आप इसी रूप में देखकर, जो हम राशि बोलते हैं सिंह राशि,
चाहे वो आपकी कोई सिंह लग्न हो, चाहे वो सिंह राशि हो, ये प्रभाव आपको अच्छे से उसके निमित्त समझ में आ सकता है। लेकिन अगर किसी की राशि अलग है, लग्न अलग है, तो फिर उन दोनों चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मिश्रित प्रभाव रहेगा और मिश्रित प्रभाव को समझकर आप उस चीज़ को, समय को अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब करीब पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब करीब 60-70 साल पहले, और तब से ये आश्रम यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमुना पार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा, हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अणुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशेष तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।